हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्त, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आज रीजनिंग का मॉक टेस्ट का आज ये दूसरा क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्लास जो है आप लोगों ने उसको अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। और दोस्त, आप लोग उसको ईजी बता रहे थे, तो आप एक बात समझ लीजिए कि बिहार सिविल कोर्ट में ईजी ही लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। न 10 क्वेश्चन तो इसमें आपको पूछे ही जाएंगे, तो वो इजी ही लेवल के होंगे। ठीक है, तो लेकिन इस वीडियो में मैंने एकदम मॉडरेट क्वेश्चन लाया है, इसको आप देखिए और अच्छे से समझिए। जिस टाइप के एकदम एग्जाम में हूबहू छपते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे पीछे से ये जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था, उसमें भी मेरे द्वारा बताया गया बहुत सारा क्वेश्चन उसमें आया था। तो आप देखिए, क्या 10 क्वेश्चन है, 10 टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए कि हम कैसे समझते हैं इसको। जब देखिए, यदि अंग्रेजी वर्ण क्रम में प्रत्येक वर्ण को सम संख्यक मान, जैसे ए का मान 2, बी का मान 4 है, आदि दिया जाए, तो लेडी शब्द में उसी प्रकार क्या होगा। तो आप समझिए कि ए का वैल्यू कितना दिया गया है 2 और बी का वैल्यू कितना दिया गया है 4। लेकिन ओरिजिनल वे में आप देखिए कि जो इसका मेन मान होता है, तो ए का वैल्यू होता है 1 और बी का वैल्यू 2। तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये मान को क्या किया गया है, दोगुना करके दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से लेडी का आप मान लिखिए, LADY। लेडी का जो वैल्यू लिखिएगा आप उसको जोड़ के लिख देना है। जैसे देखिए, एल का वैल्यू होता है कितना, रियल में होता है 12, कितना होता है 12, और ए का वैल्यू होता है 1, डी का होता है 4 और वाई का होता है 25। अगर आपको ये वैल्यू नहीं याद है तो आप मेरे इस चैनल पे देख सकते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट करके ये प्ले लिस्ट में क्वेश्चन ये क्लास दिया गया है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए और उसको समझ लीजिए, और उसको याद करने का मैंने एकदम निंजा तकनीक बताया है, उससे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि इसमें जो मेरा ये कॉन्सेप्ट है उसको आप थोड़ा समझिए अच्छे से। कि देखिए, सबसे पहले आप समझिए इसको कि जैसे मैंने दिया है, तो अब हमसे पूछा क्या गया है कि लेडी का बताइए। तो देखिए, इसको दुगुना कीजिए, तो 12 का दुगुना कितना होता है 24, एक का दुगुना होता है 2, 4 का दुगुना होता है 8 और 25 का दुगुना होता है 50। देखिए, तो सबको जोड़ दीजिए, तो 50 8 58, 58 2 60, 60 24 हो जाएगा कितना 84। तो इसमें देखिए 84 कहीं ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी सब क्वेश्चन में आप लोग फंस जाते होंगे कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, कि मतलब ए का वैल्यू 2 हो गया, इस तरह से किस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देखिए, लेकिन समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं कि 4 नंबर क्वेश्चन जो है ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और कथनों में दी गई जानकारियों को सत्य मानते हुए विचार करें कि भले वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों में भिन्न प्रतीत होती है, और यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन तार्किक रूप से पालन करते हैं। तो ये जो निर्देश है, ये एक बार आप एक क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, उसके बाद इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें वही लिखे रहते हैं। ठीक है, आप सिर्फ देखिएगा कथन और निष्कर्ष। अब इसमें क्या दिया गया है उस बात को आप समझिए। सभी ऑर्किड जो है फूल है। ठीक है, तो सभी ऑर्किड फूल है, तो मान लीजिए ये कोई ऑर्किड है, ऑर्किड को हम ए से लिखते हैं। ठीक है, ऑर्किड को किससे लिखते हैं, ए से। मान लीजिए ऑर्किड है, उसके बाद इसमें क्या बताया गया है इसको आप समझिए कि सभी ऑर्किड जो है, सभी ऑर्किड फूल है, तो इसका जो होगा, इस सारा जो होगा ये फूल होगा, तो फूल को हम एफ से लिखते हैं फ्लावर। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद कहने का दूसरा जो निष्कर्ष है उसमें दिया हुआ है कुछ ऑर्किड सुंदर है। कहने का मतलब है कुछ, पूरा का पूरा नहीं, कुछ जो है, तो आप इसमें से ऐसे करके इसका ये बना लीजिए कि इसका कुछ भाग देखिए कि ये क्या है, सुंदर है, तो सुंदर को हम एस से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए कि आप निष्कर्ष पर कैसे इसको वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, तो ये इसी तरह से आप बन जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको देखिए कि अब पूछ रहा है कि कुछ फूल सुंदर है, तो आप ध्यान दीजिए कि कुछ जो फूल है, कुछ जो फूल है वो सुंदर है। जैसे ये पूरा भाग जो है फ्लावर का था, और ये जो एरिया है ये वाला, ये सुंदर का एरिया है, तो देखिए, तो इसमें से कुछ हिस्सा है सुंदर, इतना भाग जो है सो, तो पहला निष्कर्ष आपका सही हो गया। उसके बाद पूछ रहा है कि सभी फूल सुंदर है। आप हमको एक बात बताइए कि इसमें सभी फूल सुंदर का कोई चर्चा आ रहा है? जैसे आप बताइए कि ये फूल है सब, लेकिन इस सुंदर के बारे में चर्चा तो ये बस थोड़ा सा है कि ये सुंदर है, तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। तो इसका जो हुआ आंसर क्या हुआ कि पहले जो स्टेटमेंट हुआ 1 सही है। तो इसमें से देखिए केवल 2 केवल एक अनुसरण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि केवल एक अनुसरण, ये केवल एक अनुसरण या पालन करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वेन डायग्राम से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको सिलोजिज्म से क्वेश्चन, इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम बनाते हैं, तो अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है,
देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि ABCDEF केंद्र की ओर मुख करके वृत्ताकार स्थिति में एक दूसरे के सामने दूरी पर बैठे, एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं। A और D एक दूसरे के बगल में, तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए कि इसको हम अपने एरिया से एक गोलाकार बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये गोलाकार हो गया, वृत्ताकार पथ हो गया। अब इसमें देखिए कि टोटल कितने मेंबर है, तो 3 3 6, तो 6 मेंबर है। तो आप सबको साथ कर दीजिए, मतलब आमने सामने कर दीजिएगा, ठीक है। अगर 6 से ज़्यादा रहेंगे तो आमने सामने नहीं होंगे, इस बात को आप समझिएगा कि देखिए इसके सामने ही 6 मेंबर है तो सब आमने सामने होंगे, ओके। तो अब देखिए इसमें समझिए, इसमें आप कैसे देखना है कि A और D एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं और इसका जो मुख है वो केंद्र की ओर, तो केंद्र यहाँ है तो सबका मुख जो होगा इधर होगा, ठीक है। इधर आप समझिएगा, जैसे आप बैठ के मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक उसी तरह से उस सबका भी मुंह केंद्र की ओर होगा, ठीक है। तो अब हम मानते हैं कि A और D एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि A को बैठा देते हैं। किसको बैठा देते हैं? A को, और यहाँ पर बैठा देते हैं D को। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। आप कहिएगा यहीं कहाँ बैठा है, तो आप कहीं भी बैठा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़िए कि A और D, A जैसे है कि और D और D A के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए कि इसमें A और D आप समझ रहे होंगे कि मैं D को ऐसे कैसे बैठाया, तो इसको देखते हैं कि हम जो बैठाया वो ठीक है कि नहीं। तो D जो है A के बाईं ओर, तो A है, तो देखिए A अगर आपका केंद्र की ओर देख रहा है तो इसके बाईं ओर जो होगा D के बाईं ओर बैठा है। तो D जो है, तो D के बाईं ओर A तो ठीक बैठा है, क्योंकि ऐसे आप बैठेगा, आप उससे बैठ के देखिए तो ये बाईं ओर हो गया। उसके बाद पूछा गया कि B D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो B जो है D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान पर A है, तो B कहाँ पर हो जाएगा? यहाँ पे। इस बात को आप समझे होंगे कि कैसे है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा। उसके बाद दूसरा क्या है, कि E B के D और दूसरे स्थान पर है और E के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और E के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो E देखिए कहाँ होगा, तो इसके बाएं तो इधर होगा, कोई यहाँ पर होगा कोई अंक। तो देखिए जैसे इसको आप छोड़िए कि दूसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा स्थान पर नहीं होगा, वहाँ हम बैठाएं तो E जो E होगा, E कहाँ है? इसके दूसरे स्थान पर। देखिए पहला ये हुआ, दूसरा स्थान पर ये बैठा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। अब जो है कि क्या हुआ, FC के बाईं ओर बैठा हुआ है, तो FC के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो FC के बाईं ओर, एक बात बताइए कि यहाँ पर अगर C के बैठाएंगे तो इधर 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 ही जगह खाली है, तो यहाँ पर जो बैठ जाएगा आपका वो कौन बैठेगा? C, और यहाँ पर आपका जो बैठ जाएगा वो होगा F। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं ठीक से, तो मैं इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट लेवल पर इसका क्वेश्चन हम आपको समझा देंगे। आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन में हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मैं उसको इस चैप्टर को फिर से एक चैप्टर वाइज इसका वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप देखिए कि सभी का मैंने बैठा दिया, 1 2 3 3 6 पूरा बैठ गया है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्यक्तियों का इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में बैठा है। जैसे आप देखिए कि BC क्या है, BC, तो BC एक दूसरे के साथ बैठा हुआ है, एक क्या है, एक दूसरे के बगल में बैठा है। तो एक दूसरे के बगल में बैठा है, तो आप देखिए तो A जो है क्या है, BC एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है, ऐसा तो लग नहीं रहा है। उसके बाद AB एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है कि नहीं। ये जो है AB देखिए एक दूसरे के बगल में, एक इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में बैठा हुआ है, तो एक दूसरे के बिग में यही बैठा हुआ है AB, AD EF। अच्छा सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इसमें से पूछा गया है कौन एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है। देखिए इसी से आपको क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि AB AD सब ऑप्शन तो सही है, ये EF भी तो बैठे हुए हैं, तो लेकिन B और C जो है एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा हुआ। तो देखिए जो अभी मिस्टेक हो रहा था उस मिस्टेक को आप भी नहीं कीजिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से नहीं समझ में आया है तो आप हमको कॉमेंट में लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा लिखने में कंजेस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ इधर उधर हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, आप इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं उसको आप समझिए कि क्या है क्वेश्चन। सुनील केशव का पुत्र है। सुनील जो है केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और एक पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील किस प्रकार संबंधित है मारुति से, ठीक है। तो अब देखिए इसको जो सबसे पहले हम समझेंगे, इसको कैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन को देखिए। तो सबसे पहला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि केशव जो है सुनील केशव का पुत्र है। तो के को हम ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब आप केशव समझिए, और ये सुनील ने इसका पुत्र है, तो इसको हम S से लिखते हैं, कोई बात
दिक्कत नहीं। अब आगे है कि समझिए केशव की बहन, तो केशव की बहन, केशव की बहन सिमरन, क्या नाम है, केशव की बहन सिमरन। तो केशव की जो सिस्टर है सिमरन ऐसे लिखते हैं और स्मॉल एस से सिस्टर को डिनोट करते हैं। इसमें आप समझिएगा कि इसकी बहन है तो बहन बगल में ही रहेगी, उसके इसके सिमरन के एक पुत्र, तो सिमरन का जो एक पुत्र है वो पुत्र, ठीक है, तो इसका एगो सन है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है एक पुत्री सीता, तो एक पुत्री जो है सन है मारुति, इसका नाम क्या है, मारुति। एक सेकेंड रुकिए, इसका जो नाम दिया गया है, ठीक है, तो इसका जो नाम दिया गया है वो है मारुति नाम है इसका, तो इसको एम लिखते हैं। और इसकी जो बहन है मतलब इसकी पुत्री तो इसकी बहन ही हुई, तो उसका भी नाम सीता है, तो उसका नाम SIT लिख देते हैं हम, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद क्वेश्चन आगे क्या है कि प्रेम जो है मारुति का मामा है। तो प्रेम, अब देखिए कि मारुति का मामा, तो ये मम्मी है तो मम्मी का भाई ही होगा, तो ये हो गया प्रेम। ये बात आपको समझ में आ गई कि प्रेम जो है मारुति का मामा है। तो पूछ रहा है कि सुनील और मारुति का, सुनील का मारुति से क्या संबंध है। तो सुनील जो था यही ना है सुनील, तो सुनील का मारुति जो होगा, तो मारुति इसकी पापा के बहन की बेटी है, ये बेटा है। ये बात आपको समझ में आ गया कि नहीं। तो ये देखिए, तो ये जो होगा क्या होगा, ममेरा भाई। इस बात से आप समझते हैं कि आपके पापा की बहन का बेटा आपका क्या लगेगा, तो वही ममेरा भाई। क्लियर है। मारुति का ये कौन हो गया, ममेरा भाई। तो इस बात से आप कंफ्यूज क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप समझिए कि क्या है। यदि कक्षा में उमा का ऊपर से 8वां क्रम है, कितना है, ऊपर से 8वां क्रम है तथा नीचे से 37वां क्रम है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप देखिए कि ऊपर से जो स्थान देगा 100, ऊपर से जो स्थान होगा, ऊपर से होगा 100 और नीचे से जो होगा 100, दोनों को जोड़ के 1 घटा दीजिएगा, और नीचे से जो स्थान होगा उसको जोड़ के और 1 घटा दीजिएगा। तो आप देखिए कि ऊपर से स्थान कितना है 8वां और नीचे से स्थान कितना है 37, तो घटे 1, तो ये हो जाएगा 45 और घटे 1 इक्वल टू 44। तो इसको बनाने का यही तरीका है और ये तरीका एकदम बेस्ट तरीका है। तो आप इसको फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि ऊपर से पूछेगा, उसके बाद नीचे से स्थान, दोनों को जोड़ के -1 कर देना है, आपका आंसर रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको आप देखिए कि मैं उत्तर की दिशा, अब देखिए ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाइए एकदम फाड़ दीजिए, एकदम ईजी लेवल पर। देखिए क्या है, मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर पूर्व की ओर। तो सबसे पहले आप डायरेक्शन समझ लीजिए। देखिए क्या है कि ये जो होता है इस तरह का, जैसे ऊपर में उत्तर, उत्तर के नीचे की पश्चिम, उसके बाद इधर होता है पूर्व, यहाँ होता है पश्चिम। क्लियर है। तो अब जो है उसमें है कि देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है कि मैं उत्तर की दिशा में 15 किलोमीटर चलकर, तो उत्तर की दिशा में मतलब ऊपर चलकर 15 किलोमीटर, तो ये बात आपको क्लियर है। तो ये चला कितना, तो 15, इसको हम 15 लिख देते हैं। उसके बाद है कि चलकर पूर्व की ओर, अब उत्तर से देखिए पूर्व इधर होता है इस साइड में, तो पूर्व की ओर चलकर 10 किलोमीटर, तो ये जो होता है ये कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। उसके बाद है कि और चलता हूँ 10 किलोमीटर चलता और फिर 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर। अब फिर जो है वो 15 किलोमीटर किधर है, दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण नीचे ये बताया, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम। क्लियर है। तो अब देखिए कि चलता हूँ, उसके बाद कहा गया कि प्रारंभ स्थल से हम कितने दूरी पर है। अब देखिए यहाँ से वो चलना स्टार्ट किया था, इस एरिया से वो चलना स्टार्ट किया था और यहाँ पहुँच गया है। तो आप सिंपल से कह दीजिएगा कि देखिए कि इसके और इसके बीच का जो दूरी होगा वही न होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, फिर ही 15 ही चला है, तो सब, तो इसका भी कितना हो जाएगा 10। तो आप कहिएगा कि मैं उधर से प्रारंभ स्थल से कितनी दूरी पर हूँ, तो 10 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको इजी लेवल में समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसी में कि 10 किलोमीटर किस दिशा में, तो देखिए इस डायरेक्शन के दिशा में, देखिएगा इसके डायरेक्शन दिशा में, ये पूर्व दिशा में है ना। अब यहाँ समझिए कि पूर्व दिशा में है, इसका जो कंडीशन है ये पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। समझिए इसको कि एक मनुष्य का मुंह पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम अभी आपको समझाया है कि पश्चिम किधर है, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो होता है ये इधर है। तो एक व्यक्ति का जो मुंह है वो पश्चिम दिशा में। क्लियर है, इस तरह से उसका मुंह है और वह घड़ी की दिशा में, तो घड़ी जो है ऐसे चलता है, ऐसे ई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इधर से जाता है, ऐसे तो नहीं ना आता है, ये होगा वामावर्त, लेकिन ये जो होगा ऐसे जो जा रहा है, तो ये ठीक है, ऐसे
ऐसे ऐसे घड़ी चलता है। तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो देखिए घड़ी की दिशा में क्या बताया कि घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। तो आप इसको एक बार समझ जाइए, जैसे ये डायरेक्शन होता है तो इसके गैप के बीच जैसे इतने प्रकार का डायरेक्शन होता है, ठीक है। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम ऐसे करके दिया जाता है, उत्तर पूरब, तो ये बीच का जो दूरी होता है 45 होता है। तो आप इसको देखिए कि 45 डिग्री चला है, तो मान लीजिए यहाँ से ही है, तो यहाँ से जो 45 चला तो यहाँ गया होगा। अब इसको थोड़ा जूम करके हम समझा देते हैं आपको, उसको आप देखिएगा, ठीक है। देखिए कि जैसे अब इस बात को समझिए कि ये 45 ये पश्चिम दिशा में इधर था, तो ये यहाँ से कितना चला 45, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहा, उसके बाद क्वेश्चन में कहा, फिर से देखिए एक मिनट, फिर हमको करना होगा थी क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है उस बात को आप समझिए। तो 45 डिग्री हुआ, उसके बाद है घूमता है, फिर 180 डिग्री घूम जाता है, और फिर जो होता है वो 180 डिग्री घूम जाता है। तो अब आप समझिए कि फिर वह 180 डिग्री किधर जाएगा। तो अब देखिए कि यहाँ पर था तो 45 घुमा है, क्लियर है। अब 45 यहाँ घूमेगा, 45 फिर यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो इस बात को अब देखिए कि इसको हम फिर से आपको मिटा के अच्छे से समझाते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है उस बात को आप समझिए। जैसे ये देखिए कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दिया गया है, तो एक के बीच में 90 का ये दूरी होता है। ये जो 90 होता है बीच से इसको काट देंगे तो ये 45 ये होता है उत्तर पूरब वाला साइड, और इधर पूरब। तो ये डायरेक्शन आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अगर डायरेक्शन आपको नहीं आती है, आपने कभी क्लास नहीं किया था, कमेंट में बताइएगा, तो मैं डायरेक्शन का भी आपको क्लास समझा दूंगा। अब जैसे देखिए कि सबसे पहले क्या बताया कि 45 डिग्री चलता है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, क्लियर कीजिए, इसको ऐसे करके इसको हम काट देंगे इस तरह से। तो देखिए 45 डिग्री तो आपका यहाँ आ गया। उसके बाद कहा कि 180 डिग्री चलता है। तो अब देखिए कि 180 डिग्री कहाँ तक जाएगा, तो इस बात को समझिए। तो ये 45 यहाँ जाएगा, फिर 90 यहाँ जाएगा, और फिर 45 यहाँ आएगा, मतलब 180 डिग्री इस एरिया में वो पहुँच चुका है, ठीक है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इधर जो साइड होता है, देखिए ये होता है पूरब, क्या होता है ये पूर्व होता है, ये उत्तर होता है, ये उत्तर होता है, और ये पश्चिम होता है। इधर जो होता है ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। तो ये जो एरिया में है, तो ये इधर से पूरब है, इधर से दक्षिण है। तो ये जो आदमी है ये दक्षिण पूर्व में है। कहाँ है ये? दक्षिण पूर्व में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व में। तो आप इसको समझिएगा कि इसको कैसे समझाया जाता है। तो ये पूरा 360 डिग्री का सर्कल बनाता है, ठीक है। तो आपको अगर ये नहीं आ रहा है, मतलब डायरेक्शन आप कभी नहीं पढ़े हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि सर हम डायरेक्शन नहीं पढ़े हैं, आप डायरेक्शन का एक क्लास लाओ, तो मैं उसमें ये सब आपको बता दूंगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए कि कौन सी आकृति जो है सूर्य चंद्र अणु के बीच संबंध को दर्शाती है। तो अब देखिए कि सूर्य चंद्र, तो ये हुआ एक बड़ा अणु, ठीक है। ये सब क्या हुआ? अणु। अब इसी के बीच में इधर आता है सूर्य और इधर आता है चंद्र, मतलब सूर्य चंद्र एक दूसरे से अटैच तो नहीं होगा। तो देखिए तो ऐसा ऑप्शन कौन है? तो ऐसा ऑप्शन सी। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए कि वो क्या है। दिए गए यदि दर्पण को दी गई आकृति में दाईं ओर रखा गया है, ठीक है। दाईं ओर मतलब क्या? इधर दाया हुआ और इधर बायां, तो दाईं ओर रखा गया, मतलब ऐसे दर्पण लगा हुआ है। तो आकृति में दर्पण में सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए दर्पण जब ये होगा तो ये उलट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ वाला जो एस होगा ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, और ये उल्टा होगा, इस तरह से ये लिखाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख के आपको बताते हैं कि कैसे होगा ये, ठीक। देखिए कि लिखना क्या है उस बात को आप समझिएगा, और वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? जैसे देखिए कि क्या लिखना होता है। तो आपको जैसे लिखना है वो देखिए कि एस जो है, अब यहाँ से दर्पण इस पे है, तो आपको वीडियो ये नहीं है, नहीं तो हम समझा देते कि ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ वाला जो चीज़ होगा ये जो लिखाएगा कहाँ पे? ये लिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एस जो है उल्टा लिखाएगा। कैसे लिखाएगा? उल्टा लिखाएगा। अब जो वाई है तो वाई में कोई उल्टे पलटेगा नहीं, वाई का वाई ये लिखाएगा। तो आप इसको देखते चलिए। उसके बाद एम है, एम में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एम जैसे का तैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका पी है वो पी इस तरह का पी हो जाएगा, ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद जो टी है वो टी तो टी ही रहेगा, ओ ही रहेगा, एम रहेगा। ये बात क्लियर है? और एस का एस ऐसे हो जाएगा, जैसे ये वाला ऐसे। देखिए लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसको समझिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिएगा कि देखिए अब जो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ तो उसमें आप देखिए कि कौन सा है। देखिए एस है,
वाई वाई है, एम एम, पी बदल गया टी ओ एम, ये देखिए तो ये वाला ऑप्शन जो है ये एक्यूरेट ऑप्शन है। ये ऑप्शन में देखिए ये ऑप्शन नहीं है, इसमें स्पेलिंग ही मिस्टेक है, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद दोस्त देखते हैं कि इसमें जो है आप लोगों का जो क्लास है वो बिहार सिविल कोड के लिए करेंट अफेयर जीके जीएस का जो करेंट अफेयर का क्लास है, जीके जीएस और करेंट अफेयर का जो क्लास है उसका मॉक टेस्ट मैंने कल से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आज रात से ये वीडियो आपको मिल जाएंगे कि जीके जीएस का जो करेंट अफेयर होगा ये डिस्कशन के साथ है कि इसमें जो ऑप्शन दिए जाएंगे, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्टिव 1 लीनियर टाइप का करवाया, उसके बाद इसको करवाया। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और आपको जो समझ में आता नहीं है उसके बारे में आप कमेंट में लिखिए, और जो भी सॉल्यूशन होता है उसको आप लिखिए। ये सब ओनली एकदम कंटेंट पर बात किया जाता है, इधर उधर का कुछ नहीं, ओनली कंटेंट पर क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो ये वीडियो आज रात 8 बजे आएगी। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके टेलीग्राम चैनल में गुरुकुल टीचिंग स्कूल जाइए टेलीग्राम पर और लिखिए गुरुकुल टीचिंग स्कूल, आपको ये मिल जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे PDF देखने को मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।